इसकी चारों वैलेंसी पर आप पहले OH ग्रुप लगाइए, ये कंपाउंड बनेगा। इसके बाद एक H और ये OH आप निकाल दीजिए। इधर से एक H और ये OH आप पूरा निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसी रिएक्शन में पहले साइड प्रोडक्ट जो मिला था वो था हमारे पास 4KCl, क्लियर। जब हमने ये चूंकि एक अनस्टेबल कंपाउंड था, इसने क्या किया, ये रिलीज किया, तो हमें प्रोडक्ट मिला -2H2। एक H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से, एक यहाँ से 2H2O निकल जाते हैं, ठीक है। तो क्या बचा बेटा, ये देखिए जरा, CO2 क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम फर्दर रिएक्शन करा दें, क्योंकि हम रिएक्शन तो KOH से करा रहे थे, तो कुछ और KOH के मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, K2CO3 बनाएगा प्लस H2O बाहर निकलेगा, क्लियर। तो इस तरह से आपकी ये ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन के बाद कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी बचती हैं इसमें, वो क्या है देखते जाइए। इसके बाद हमने एक रिएक्शन कराई, काफी फेमस रिएक्शन है, राइमर-टिवॉन रिएक्शन, ठीक है। राइमर-टिवॉन रिएक्शन क्या होती है, राइमर-टिवॉन टिवॉन रिएक्शन, राइमर-टिवॉन रिएक्शन क्या होती है, इस रिएक्शन में हम ये एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, फिनॉल। फिनॉल के हमने 2 मोल लिए, इसकी रिएक्शन CCl4 के साथ कराई 4KOH की वजह से। जब हमने ये रिएक्शन कराई तो हमें आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है। प्रोडक्ट में क्या मिलता है, एक तो ये OH अपनी जगह दोनों में लगाइए, जहां था पीछे रिएक्टेंट में, इस जगह पर COOH और यहाँ पर COOH। तो ये हो गया आर्थो और ये हो गया पैरा। आर्थो और पैरा तो आप जानते होंगे ना, 11th में पढ़ रखा है, नहीं होता है तो बताइएगा, बताया जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है, क्या मिलता है, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है, क्लियर। 4KCl और यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट बचते हैं वो बचता है 4KCl और H2O के 2 मोल्स। तो ये हो गई राइमर-टिवॉन रिएक्शन बेटा, ठीक है। एक और रिएक्शन करना चाहें तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी इसकी होती है। चलिए अब हम यूजेस को लेकर देखते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को छोड़िए, यूजेस डालते हैं। यूजेस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूज क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वेपर ऑफ CCl4 heavier than air, heavier than air। वेपर जो इसकी होती है वो एयर से क्या होती है, हैवियर होती है, एंड नॉन इनफ्लेमेबल और नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, ठीक है ना। हेंस इट इज यूज्ड एज
फायर एक्सटिंग्विशर, इसलिए इसका यूज हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर किसके रूप में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं, बाय द नेम पायरीन। वहाँ पर इसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, शुरुआत में ही मैंने बात की थी, इसे हम लोग पायरीन कहते हैं, ठीक है, पायरीन। दूसरा यूज क्या है, ड्राई क्लीनिंग, यूज इन ड्राई क्लीनिंग, इसका यूज हम ड्राई क्लीनिंग के रूप में करते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन 12, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेयन 12, फ्रेयन 12 को बनाने में भी इसका यूज करते हैं। फ्रेयन 12 आजकल जो है यूज की जाती है इन रेफ्रिजरेटर, मतलब जो फ्रिज है आपकी, इन फ्रिजों में इसका यूज हम करते हैं। लैबोरेटरी रीजेंट्स, नेक्स्ट यूज है लैबोरेटरी एजेंट्स, लैबोरेटरी रीजेंट्स के रूप में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन लाइक हेलमेंथीज, एक और इसका यूज है इन मेडिसिन में के बनाने में। और कौन सी मेडिसिन, जो हेलमेंथीज डिजीज में काम आती है। हो सकता है आपको हेलमेंथीज ना पता। हेलमेंथीज जैसे आपने नाम सुना होगा, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, सुना ना। तो ये टेप वॉर्म डिजीज जो टीडिएसिस होती है, ठीक है ना, उसमें हम लोग उसको क्योर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये CCl4 टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फ्रेयन। इस वीडियो को फिलहाल देखिए।